मेरी पाकिस्तानी ज्ञान भारतीय स्कूल का का छात्र। आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर कार्तिक दो प्रश्न लंब रेखा से मिलकर बना होता है। जो रेखा बना होता है, इसमें दो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को पट्टी कहते हैं। कार्तिक को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्लस होता है और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अश्विन तिवारी ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर आपके आपके समक्ष समांतर रेखा तथा त्रिज्यक रेखा के मध्य कोणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। समांतर रेखा तथा त्रिज्यक रेखा के बाहर के कोणों को बाहर कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण बाहर कोण। समांतर रेखा तथा त्रिज्यक रेखा के अंदर के कोणों को अंतः कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण अंतः कोण। जब दो समांतर रेखा एक त्रिज्यक रेखा को काटती है, त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर बने को एकांतर कहते हैं। इसकी पहचान हम इस तरह करते हैं। ये एक z बनता है और ये एक z बनता है। ये एकांतर कोण सदैव बराबर है। जब दो समांतर रेखा एक त्रिज्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो ये और ये कोण एक संगत कोण होते हैं। जब दो समांतर रेखा एक त्रिज्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है, त्रिज्यक रेखा के दोनों ओर बड़े अंतः कोणों का योग समपूरक होता है। समपूरक सदैव 180 अंश के होते हैं। जिसकी शायद पूरी तरह से हुई। ये पत्र दुनिया के सबसे महान व्यक्ति श्रीवास समय बाद दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक मैथमेटिकल जिनके बारे में इससे पहले टेक्नोलॉजी से भी आज के मैथमेटिशियंस में समझ नहीं कुछ इक्वेशन उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट इक्वेशंस को भविष्य टेक्नोलॉजीज को किया जा सकता है, लेकिन इस महान व्यक्ति ने अपनी सभी थ्योरम्स और इक्वेशंस का श्रेय एक ही इक्वेशंस के नाम से जानी जाती है। सबसे मैं आज आप लोगों के सामने राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर त्रिभुज के अंतः और बाईस कोणों के त्रिभुज का मॉडल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के 22 कोणों का योग 360 अंश होता है। लेकिन त्रिभुज के दो अंतः कोण त्रिभुज के एक बाह्य कोण के बराबर होते हैं। जैसा कि मॉडल में देख सकते हैं, ये त्रिभुज अंतः कोण होता है। यह है हमारे त्रिभुज के 22 कोण है, त्रिभुज के अंतः है। दो अंतः को एक 22 कोण के बराबर। धन्यवाद। मैं अरमान खान ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं आपको चतुर्भुज प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम चतुर्भुज के प्रकार में उत्तल व अवतल चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होते हैं जिनका सभी कोण 180 अंश से कम है। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होते हैं जिनके एक कोण 180 अंश से ज्यादा होता है। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिनके समभुज भुजा का एक समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होते हैं जिनके समभुज भुजा का दोनों एक समांतर होता है। वह दोनों विकर्ण परस्पर विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के बारे में समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होते हैं लेकिन समभुज भुजा का दोनों जो समांतर होता है। दोनों विकर्ण परस्पर विभाजित करते हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। आयत वह चतुर्भुज है जिनके दोनों भुजाओं का दोनों एक समांतर होता है। दोनों विकर्ण परस्पर विभाजित करते हैं। चारों कोण समकोण होते हैं। वह दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
हाँ नहीं यार बात करते हैं वर्ग की। वर्ग हुआ चतुर्भुज के दोनों भुजाओं का सममित समांतर होता है। दोनों विकर्ण वर्ग का समद्विभाजक करते हैं। चारों ओर समकोण होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वह विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। धन्यवाद। तो अवसर में बताने जा रहा हूँ कि एक ही आधार वाले तो दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे कि आप मेरे मॉडल में देख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का आधार गुणे दूरी की भुजाएं समान होती हैं। यदि हम इसको इस तरफ लाते हैं और तो ये देख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है और इसकी भुजाएं समान होती हैं। यदि इसको हम इस तरफ लाते हैं तो इसका आधार व गुणे दूरी या भुजाएं समान होती है। आप देख सकते हैं कि हमने समांतर चतुर्भुज था, इसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल व आधार दोनों रेखाएं एकदम बराबर होती हैं। धन्यवाद। पाल बाबू ज्ञान भारती कॉलेज कक्षा 9 का छात्र हूँ। राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर दस संबंधित सभी परिभाषाओं के लिए आए हैं। एक वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु के केंद्र कहते हैं। जैसे केंद्र को हम हो से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के चारों ओर जो रेखा होती है उसे हम परिधि कहते हैं। जीवा जो रेखा जो केंद्र है, जो रेखा जो वृत्त के दोनों स्थानों पर छूती हो उसे हम जीवा कहते हैं। वह रेखा जो परिधि के दोनों सिरों से छूती है तथा केंद्र से गुजरती हुई हम व्यास कहते हैं। त्रिज्या वह रेखा जो केंद्र तथा परिधि को मिलाती है उसे हम परिधि त्रिज्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अजय साहू हूँ। ज्ञान भारती चिंतक कॉलेज का कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर बेलन और शंकु का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हम समान ऊंचाई समान आधार के त्रिज्या वाले बेलन व शंकु हैं। बेलन के आयतन के संबंध क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेलन तथा शंकु है जिनके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। अब हम शंकु को बालू से भरेंगे। भरकर देखें। अब पहली प्रक्रिया में देख लीजिए बेलन आधे से भी कम भरा हुआ है। अब गुना ट्राई करेंगे। दूसरी प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि आधे से भी ज्यादा भर चुका है। अब तीसरा ट्राई करेंगे। तीसरी बार हम देख रहे हैं कि ये पूरा भर चुका है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि नमस्कार, मेरा नाम जैन कुमार है। मैं ज्ञान भारती सेंट्रल कॉलेज कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर बहुपद के विभाजन की रोचक तकनीक बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मॉडल में 3 भाग है। पहला भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल। अब हमारे तीनों भागों में 5-5 खाने इकाई x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4। आज मैं इसको गोलियों से प्रदर्शित करूंगा। आप मेरा सवाल देख सकते हैं। x की घात 4 में 2 गोलियां हैं तो इसमें हम 2 गोलियां रख देंगे। x की घात 2 में 3 गोलियां हैं तो हम इसमें 3 गोलियां रख देंगे। इकाई में 1 है तो हम 1 रख देंगे। ठीक। अब भाजक में देखेंगे x की घात 2 में 2 गोलियां हैं तो हम 2 गोलियां रख देंगे। इकाई में 1 है, 1 गोलियां रख देंगे। इसी तरह से जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वही पैटर्न हमको ऊपर भी ढूंढना है। 2 गोलियां, 1 खाली, 1 गोलियां। ये यहाँ पर 2 गोलियां, 1 खाली, 1 गोलियां निकाल लेंगे हम।
एक गोली यहाँ निकालेंगे, उसी की लाइन में रखना हमको, भागफल में रख दिया। फिर यही पैटर्न 2 गोली, 1 खाली 1 गोली, यहाँ पर भी बन रहा है 2 गोली 1 खाली 1 गोली, यही फिर हम बना देंगे। इसको भी हम रख देंगे। आप हमारा भागफल देख सकते हैं, x² प्लस इकाई 1। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता है, मैं ज्ञान भारती कॉलेज का कक्षा नंबर 2 और आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर स्टोर ज्यामिति के सभी आकृतियों का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। स्टोर ज्यामिति 3 प्रकार पहली प्रश्न जिसमें इसके आधारों का क्षेत्रफल समान होता है, इसके आधारों का क्षेत्रफल समान होता है तथा उसे आधारों का क्षेत्रफल समान होता है बेलन कहते हैं तथा दूसरा पिरामिड जिसमें एकल समतल होता है और एकल समतल होता है। दूसरा एक पर मिलता है जिससे उसका क्षेत्रफल शून्य होता है, जिस पिरामिड का आधार वृत्ताकार होता है उसे शंकु कहते हैं तथा तीसरा प्रकार गोला था। नंबर छात्र हूँ। आज राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर आसन कोण एवं कोणों के रैखिक का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आसन कोण वे कोण होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुज होती है और उसमें 2 अन्य भुजाएं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक इसमें नीले रंग का और एक हरे रंग का कोण लिया है। इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा ये है और ये 2 अन्य भुजाएं हैं, अतः ये आसन कोण है। जब ये आसन कोण इतना बढ़ जाते हैं कि उनका योग 180 अंश हो जाते हैं तब हम इसे कोणों का रैखिक योग कहते हैं। कोणों का रैखिक योग कहते हैं। जरूरी नहीं कि ये कोण जब बराबर हो तभी हम इसे कोणों का रैखिक योग कहें। अगर एक कोण छोटा है और दूसरा कोण बड़ा है तभी हम उसे कोणों का रैखिक योग कह सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ में मैं गणित से संबंधित वास्तविक संख्याओं का मॉडल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। प्राकृतिक संख्या की संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत लग जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जब हम शून्य जोड़ देते हैं तो जब जो हमें संग्रह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में जब हम ऋणात्मक संख्या जैसे -2 -1 जैसे संख्याओं को जोड़ देते हैं, जब जो हमें संग्रह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों के संग्रह में जब हम दशमलव तथा भिन्न जैसी संख्याएं जैसे बटे के रूप में जैसे जो संख्याएं लिखी होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं हो सकता, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह में जब हम जिस संख्या का दशमलव स्थान अनावर्ती होता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रस्थान अनावसानी अनावर्ती होता है। इन सारी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। धन्यवाद। ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको प्रतिगमन रेखा के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। साधारण शब्दों में प्रतिगमन रेखा स्वतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर को किसी ग्राफ पर निरूपित करके एक ऐसी रेखा होती है जिसके सभी बिंदुओं की दूरी के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। इस प्रकार मॉडल में ग्राफ पर सभी बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर तथा वाई अक्ष पर स्वतंत्र चर को प्रदर्शित किया गया है, मानते हुए कार्तीय तल पर प्रदर्शित किया गया है। यह तीली प्रतिगमन जो तीली आपको दिखाई दे रही है, इससे ये तीली आपको प्रतिगमन रेखा को प्रदर्शित करती है। यदि हम इसकी सभी बिंदुओं को भागों से तनावपूर्ण रखें तो हमें प्रतिगमन रेखा प्राप्त होती है। धन्यवाद। मां सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज कक्षा 12 आ का विद्यार्थी हूँ। आज मैं 22 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय गणित दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने द्वारा बनाए गए गणित मॉडल की सहायता से आपको परवलय के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुवत होता है जिसके एक निश्चित बिंदु जिसे नाभि कहते हैं, तथा एक ऐसी रेखा जिसे नेता कहते हैं और इसमें दूरी सदैव समान रहती है।
में आप मेरे मॉडल में ये जो नियत रेखा देख सकते हैं वह नाभि है तथा आधार पर स्थित रेखा नियता है। जैसे कि मैं धागे में पेंसिल को घुमाकर परवलय का निर्माण करता हूँ। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा परवलय का निर्माण होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सुशांत अवस्थी में ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज कक्षा 12 A का छात्र हूँ। आज 22 दिसंबर 2023 गणेश दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको गणित की गणित के अध्याय सतत के मॉडल सतता कंटिन्यूअस के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे प्रथम फलन में यहाँ पर x से छोटे मानों के लिए हमारा फलन x+1 परिभाषित है तथा x से बड़े मानों के लिए हमारा फलन x-2 परिभाषित है। अब जब हम अपने इस दोनों तारों को यहाँ पे छुआते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा है, तो हमें से ये पता चलता है कि हमारा ये फलन आ सकता है। अब जब हम द्वितीय फलन में आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा x से छोटे मानों के लिए फलन 1 परिभाषित है तथा x से बड़े मानों के लिए फलन हमारा 2 परिभाषित है। अब जब हम दोबारा अपने तारों को इन दो तारों से जोड़ते हैं, आप फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, इसलिए ये फलन असतत है। अब जैसा कि आप तृतीय फलन में देख पा रहे हैं, हमारे x का मान 0 से बढ़ेगा अर्थात परवलय के लिए परिभाषित है। जैसे अब हम इसमें दोनों तारों को पुनः इस पे जुड़ाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बल्ब जल रहा है, अतः फलन सतत है। मैं ज्ञान भारती एमएस कॉलेज कक्षा 12 गणित का छात्र हूँ। आज राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर एक लघु लिखित का मॉडल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस मॉडल से हम a + b के होल को विस्तार से समझेंगे। सबसे बड़ा हरा घन a क्यूब को तथा तीन पीले घनाओं a स्क्वायर b को और तीन नीले घनाओं a b स्क्वायर को और सबसे छोटा बादामी रंग का घनाओ b स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। इन सबको एक निश्चित क्रम में लगाने पर एक बड़ा घन बनता है जिसकी भुजा a प्लस b होती है और जिसका आयतन a प्लस b का होल क्यूब होता है। धन्यवाद। मेरा नाम धनंजय राजपूत है। मैं ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज के कक्षा 12 का छात्र हूँ। आज मैं आपको राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर अपने द्वारा बनाए गए इस यंत्र की सहायता से शांकों का निर्माण करना बताऊंगा। जब ये यंत्र 90 डिग्री के कोण पर होता है तथा ये लंबवत होता है तो इस यंत्र को घुमाने पर हमारे वृत्त का निर्माण होता है। जिस प्रकार इसके कोण में हम परिवर्तन करेंगे उसी प्रकार हम अन्य शांक बनेंगे। इस यंत्र की कोण में परिवर्तन करने पर उसकी उत्केंद्रता में परिवर्तन होता है। वृत्त की उत्केंद्रता 0 होती है और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता इकाई से कम होती है। परवलय की उत्केंद्रता इकाई के बराबर होती है तथा अति परवलय की उत्केंद्रता इकाई से अधिक होती है। धन्यवाद। चैनल में ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ 22 दिसंबर अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में गणित मॉडल प्रस्तुतिकरण हेतु एकत्र हुए, जिसमें मैं गणित मॉडल के माध्यम से दीर्घवृत्त के बारे में बताना चाहता हूँ। गणित में दीर्घवृत्त एक ऐसा सांख्यिक हुआ है जिसकी उत्केंद्रता इकाई से कम होती है तथा दूसरी परिभाषा अनुसार दीर्घवृत्त बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ है कि निश्चित बिंदुओं का योग सदैव अचर होता है जिन्हें नाभियां कहते हैं। दीर्घवृत्त में मुख्य फोकस से केंद्र तक की दूरी में संबंध c=√a² - b² तथा दीर्घवृत्त का मानक समीकरण x² + y² + b² 1 होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे द्वारा बनाए गए दीर्घवृत्त का मॉडल, इसको इस प्रकार रचने से ये दीर्घवृत्त बनेगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा दीर्घवृत्त मेरा बन चुका है। धन्यवाद। गणित दिवस के शुभ अवसर पर आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं इस शुभ अवसर पर अष्टांग का मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं इसके 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जैसा कि इसका नाम है अष्टांश। इसके 8 भाग होते हैं। इसके प्रथम भाग में प्लस 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 चिन्ह होते हैं, इसके द्वितीय भाग में माइनस प्लस प्लस चिन्ह होते हैं, और इसके तृतीय भाग में माइनस माइनस प्लस चिन्ह होते हैं, और इसके चौथे भाग में प्लस माइनस प्लस चिन्ह होते हैं। फिर हम इसको और देखेंगे। फिर हमने इसको देखा इसके पांचवें भाग में हमारा प्लस प्लस माइनस चिन्ह होता है, और इसके छठे भाग में इसके माइनस प्लस माइनस चिन्ह होता है, और 7वें भाग में माइनस माइनस चिन्ह होता है, और इसके 8वें भाग में प्लस माइनस माइनस चिन्ह होता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग जायसवाल है। विज्ञान भारती एमएससी का कक्षा 12 आ कक्षा 8। आज 22 दिसंबर 2023 गणित दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको अपने द्वारा बनाए गए अति परवलय मॉडल की सहायता से अति परवलय के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अति परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी 2 नियत बिंदु जिन्हें नाभि कहते हैं से दूरी का अंतर सदैव नियत रहता है। अति परवलय एक ऐसे स्थान का होता है जिसकी उत्केंद्रता इकाई से अधिक। तो अब हम इसको बना के दिखाते हैं। तो ये हमने अति परवलय बना लिया है। मेरा नाम अभी राठौर है। मैं ज्ञान भारती एमएस सेंट्रल कॉलेज में कक्षा 12 विभाग ए का विद्यार्थी हूँ। आज मैं 22 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय गणित दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको अपने द्वारा बनाए गए प्रायिकता मॉडल की सहायता से प्रायिकता के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परमाणुओं की संख्या में कुछ संभव परमाणुओं की संख्या में भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रायिकता के समस्याओं में ताश का संबंध प्रमुख होता है। ताश की गट्टी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 काले और 26 लाल पत्ते होते हैं। 13 ईंट व 13 पान के पत्ते लाल होते हैं। इसी प्रकार 13 हुकुम व 13 सीढ़ी के पत्ते भी काले होते हैं। 12 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। हुकुम के पत्तों की प्रायिकता 13/52 होती है तथा ईंट के पत्तों की प्रायिकता भी 13/52 होती है। इसी प्रकार सीढ़ी के पत्तों की प्रायिकता व पान के पत्तों की प्रायिकता भी 13/52 होती है। धन्यवाद।